स्टेट समिट के बाद अपोलो हॉस्पिटल के कयाम के लिए जम्मू में हुए एमओयू पर दस्तखत। 250 बेड वाले अस्पताल की तामीर के लिए मिली हरी झंडी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एडवांस हेल्थ केयर को बताया जम्मू कश्मीर में वक्त की अहम जरूरत। हेल्थ सेक्टर में मजीद सरमायाकारों की दिलचस्पी का भी दिया इंदिया। रियल एस्टेट में सरमायाकारी के खिलाफ सियासी जमातों का रद्द अमल जारी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसले को बताया अवाम मुखालिफ। अपनी पार्टी ने मरकजी सरकार पर सब्र का इम्तिहान लेने का लगाया इल्जाम। हकीम और वकील ने भी डोमिसाइल एक्ट की पासदारी का किया मुतालबा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की नसीहत पर बोले बीजेपी सदर रविंदर रैना। कहा अवाम के मसाइल पर बोलना सियासतदानों की जिम्मेदारी है। हम वजीर आजम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करते हैं। नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और खासतौर पर जो रियल एस्टेट समिट के हवाले से, जहां गवर्नर ने कल ही कहा कि उन्हें मालूम है कि इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा, ताहम उन्होंने कल 39 महादों पर दस्तखत किए और उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट का क्याम जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ तामीर और तरक्की की जमानत है, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इससे जो एवेन्यूज हैं, वसाइल है रोजगार के, वो भी पैदा होंगे। लेकिन आज जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन किया है। यानी जहां कल 39 महादों पर दस्तखत हुए, वहीं पर आज जम्मू में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपोलो हॉस्पिटल के जिम्मेदारों के साथ एक एमओयू साइन किया है। उस पर बाज़ाब्ता दस्तखत हुए हैं और इस महादे के तहत जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में 250 बिस्तरे वाले अस्पताल की तामीर होगी और इस पर अब अपोलो इंतजामिया ने हामी भर ली है। और यही वो महादा था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट है उस पर अब अपोलो हॉस्पिटल यहां पर सरफहरिस्त है। और उनका यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के तहत 250 बेड वाले जो हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाएगा और बाद में इसे 500 बेड्स तक ले जाया जा सकता है। इसी दौरान एडवांस हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मजीद कुछ सरमायाकार हेल्थ केयर में सरमायाकारी करेंगे और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर हेल्थ केयर की बहुत और अशद जरूरत है, ताकि उन्हें मुल्क के दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में ही जो एडवांस हेल्थ केयर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही मैसर हो सके। और उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में मुख्तलिफ रियासतों के या मुख्तलिफ लोग अभी भी इस हवाले से पाइपलाइन में हैं, क्योंकि वो भी एडवांस हेल्थ सेक्टर में जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस महादे को साइन करने के बाद, दस्तखत करने के बाद क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। देश का एक माना जाना समूह हेल्थ केयर में अपोलो आज हमसे अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। और जैसा अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया कि 3-4 और लोग हैं पाइपलाइन में, जो आने वाले समय में उनके साथ भी हम अनुबंध करेंगे। जो इन लोगों ने फैसला किया है 250 बेड का अस्पताल पहले फेज में बनाने का और इसके विस्तार को भी लेकर के चलें कि इसे 500 बेड सेकेंड फेज में करेंगे। जैसा भी डॉक्टर प्रीता रेड्डी ने बताया कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइज्ड लोग रहें, इसकी चिंता ये लोग करेंगे। एक बात मैं डॉक्टर रेड्डी से कहना चाहता हूं कि देश का ये अकेला हिस्सा है
जहां हर परिवार को 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस हमने दिया हुआ है। तो अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। देश में सबसे ज्यादा हेल्थ पर बजट जम्मू कश्मीर ही खर्च करता है और जो समय सीमा आपने 2 साल दिया, मुझे लगता है कि इसको अगर आप चाहें तो 1.5 साल में। चलिए नाज़रीन, आपने देखा और सुना भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में एडवांस हेल्थ केयर की जरूरत और इसकी अहमियत बयान कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर वो वाहिद इलाका है जहां पर हर किसी इंसान को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है हेल्थ कार्ड के जरिए। तो इस वजह से जब प्राइवेट सेक्टर यहां पर आ जाएगा तो उससे वो इस्तिफादा कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कल रियल एस्टेट समिट हुई थी जम्मू के अंदर और वहां पर 39 महादों पर दस्तखत हुए और उस दौरान ये भी कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग यहां पर आएंगे और यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उस महादों को लेकर, उस सारी सूरत हाल को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर कल से ही चाहे महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हो, उनकी जानिब से उस पर रद्दअमल जाहिर किया गया और कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन को अब सेल किया जा रहा है। इस तरह की जो ट्वीट्स हैं वो चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें। और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल ही कहा था कि वो डोमिसाइल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसकी वायलेशन हो जाए। और आज श्रीनगर के अंदर जब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी यहां प्रेस से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार को मुबारक देता हूं कि रियासत में सरमायाकारी हो रही है, लेकिन सरमायाकारी के आड़ में अगर डोमिसाइल लॉ के खिलाफ वर्जी होती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा नुकता उनका यह भी था कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट से उन्होंने लफ्ज डोमिसाइल ओमिट यानी छोड़ दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जरूरत क्या थी। हमारी नजर में यह कोशिश जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को यहां बसाने की एक कोशिश है। बुखारी ने कहा कि यह कोशिश डोमिसाइल एक्ट के खिलाफ है, यानी उनका मानना है कि जो ये सरमायाकारी के लिए यहां पर आ रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल लफ्ज को हटा दिया गया है। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि इसमें कुछ शक व शुबहात है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है, मगर वक्त आने पर यह प्रेशर कुकर फट जाएगा। आए दिन जो हुक्मरान जमात हुक्मनामे जारी कर रही है उनको लगता है कि जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर को फतह किया है और जब तक हम हैं तब तक किसी भी एरे गेरे को यहां बसाया जाएगा। अल्ताफ बुखारी का यह भी कहना था कि एक बार जब लोग निकलेंगे तो हुक्मरान पीठ दबाकर भाग जाएंगे। तवारी गवाह है कि जब लोग हुकूक के लिए उठते हैं तो हुक्मरान भाग जाते हैं। हम सियासी जमातें हैं और हम अवाम के एहसासात की तर्जुमान हैं। हमारी कोई पर्सनल एस्पिरेशन नहीं है। ये इंतजामिया जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखती है, हम ही यहाँ के रहने वाले हैं। तो इस तरह का बयान जो सख्त अल्फाज में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस रियल एस्टेट समिट को लेकर या इसके जो खदोखाल है उस पर उन्होंने जाहिर किए हैं। जैसा कि हमें भी पता लगी है और जैसा मैंने पढ़ा कि इन्होंने जो J&K डेवलपमेंट एक्ट बनाया है उसमें इन्होंने वर्ड डोमिसाइल को ओमिट कर दिया है। मुझे मालूम नहीं है इनको क्या मजबूरी पड़ी थी। लेमैन एज वी आर, हमारे हिसाब से तो ये एक कोशिश है कि आउटसाइडर्स को सेटल किया जाए यहाँ विदाउट डोमिसाइल, विच गोज अगेंस्ट द वेरी एक्ट जो इसी यूटी में बना है, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बना है। अल्टीमेटली ये प्रेशर कुकर एक दिन फट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाज दबाई जा रही है, हुकूक दबाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक ऑर्डर पे लगता है, इन्हें लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है और भागते चोर की लंगोटी ही सही। अगर ऐसा है देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्लैरिफाई। हम जैसे लोग जो कहते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू जम्मू एंड कश्मीर तभी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हुकूक दिए जाए जो हिंदुस्तान के आईन में सब हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए है। आए दिन जो ये ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, इन ऑर्डरों से लगता है कि जो ये हुक्मरान इस वक्त है, इनको भी लग रहा है कि शायद हम कहीं किसी को हमने कॉन्कर किया है। शायद जम्मू कश्मीर, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर को कॉन्कर किया गया और जिस वक्त जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम इसको लूटते जाएं।
लूटने का मकसद नहीं है कि वो घर ही अपने लूटे जाए, वो हर एरे गहरे नथुकर को लाके यहाँ बसाना चाहते हैं और इसकी कतई इजाजत नहीं। आपको बड़ा खुल के कहता हूं मैं, आई वांट टू टेल दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दे डोंट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, दे आर नॉट residents of Jammu and Kashmir. We are the residents of Jammu and Kashmir. If we represent the political sentiment of this state. All इधर पीडीपी की जानिब से भी पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कल ही महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए भी इस सारे मामले को लेकर अपना रद्द-ए-अमल दिया हुआ था। वहीं पर आज सुहेल बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो अपने आप में मुकम्मल चीज नहीं थी, बल्कि दिल्ली की एमा पर जो आए रोज इंतजाम हुक्मनामे जारी कर रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज की अक्कासी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ ये हुक्मनामे समाजी, इक्तिसादी और तरक्याती बहबूदी के लिए जारी किए जा रहे हैं। पीडीपी ने तहिया किया हुआ है कि वो अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे और उसमें अवाम भी शरीक होंगी, ये सुहेल बुखारी का मानना है। 2019 को जो कुछ हुआ वो अपने आप में कोई मुकम्मल चीज नहीं थी। दरअसल वो उस प्रोसेस की शुरुआत थी जो कि आरएसएस और बीजेपी का डिजाइन और एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके, और उसका लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि मुल्क की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके लोगों को डिसएम्पावर करना, डिसएनफ्रेंचाइज करना, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, यहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेके जाना, एकदम लूट खसूट का आलम। हमारी जमीनों पे उनकी नजरें, हमारी रिसोर्सेज पे उनकी नजरें, हमारे मिनरल्स पे उनकी नजरें, हमारे नौजवानों पे उनकी नजरें। तो यके बाद दीगरे तब से एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आता गया दिल्ली के ईमा पे, जो इन्हीं सारी चीजों की तकमील के लिए हो रहा है। एकदम ये जो अभी रिसेंट हमारी लैंड को ऑन सेल लगा दिया है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया, उस पर जो बैनर लगा दिया, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के साथ 200 साल तक करती रही, बिल्कुल वही तर्ज अमल बीजेपी आरएसएस की हुकूमत जम्मू कश्मीर को लेके कर रही है। और हमारा तो पहले से ही इस पे मौक़िफ़ ये रहा है कि इसको जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल के अपने हुकूक की उनको डिफेंड करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। हालांकि एक फॉल्स नैरेटिव की क्रिएट किया गया कि जी हम। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया हुआ है। उमर अब्दुल्ला के बाद आज पार्टी के तर्जुमान इमरान डार की जानिब से भी इस पर बात हुई है और उन्होंने कहा कि कल का समिट कश्मीर की तरक्की नहीं बल्कि आरएसएस का एजेंडा मुकम्मल करना है और यह समिट उस वक्त हो रही है जब यूपी, पंजाब और दूसरी रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान नबी डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर को तजुर्बा गाह बनाया गया है, जिसके बाद यहाँ के एक्सपेरिमेंट्स का फायदा मुल्क भर में हासिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये फैसले लोगों को काबिल कबूल नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे फैसलों का हर फोरम पर मुकाबला करेगी। बदकिस्मती है हमारे साथ और हमारे एहसासात के साथ खेला जा रहा है। आए दिन हम ये तुगलकी फरमान हमको मिल रहे हैं जिसमें अवामी का कोई मुदाखलत नहीं है, अवामी डिसीजंस का कोई दखल नहीं है, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई दखल नहीं है। ये गिने चुने यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ लोग जो कश्मीर को इस टाइम पे अपनी जागीर समझ रहे हैं, ये वो फैसला ले रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है और हम इसका जो है, जैसे हमने पहले भी उमर साहब ने भी कल किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका हर किसी फोरम पे जहां पे भी हमको मौका मिलेगा हम इस फोरम का जो है अपोज करते रहेंगे। बिकॉज ये सिर्फ हमारे हुकूक की पामाली नहीं है, ये सबसे पहले जो है अटैक होगा वो जम्मू में होगा। और दूसरी बात आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स की बात की जाए, पिछले 2.5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे, परसों ही लोकसभा में जो फिगर्स मिले अभी तक मुझे नहीं लगता है। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी अपना नुक्ते नजर जाहिर किया है, लेकिन अभी अभी हम आपको ले चलते हैं श्रीनगर के पीसीआर, जहां पर आईजीपी कश्मीर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ है उसके पस मंजर में दी जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है हम आपको सीधे ले चलते हैं पीसीआर श्रीनगर, जहां पर आईजीपी कश्मीर अभी प्रेस से बात कर रहे हैं।
साइड में एक कैमरा है, ये कॉल सेंटर यहाँ पे पाया गया, फुटेज में क्लियर कॉल सेंटर दिखता है और इसमें 6 सेट जो केबिन्स बने हुए थे, जहां पे हम लोगों ने फिर आगे तफ्तीश उसके बाद शुरू की। नेक्स्ट, क्लियर कॉल सेंटर दिखता है और इसमें 6 सेट जो केबिन्स बने हुए थे, जहां पे हम लोगों ने फिर आगे तफ्तीश उसके बाद शुरू की। नेक्स्ट, इसके बाद जब सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं तो एक एटीक है, एटीक में एक हॉल है, उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह हमने किया हुआ है, शॉर्ट में मैं बताऊं। उस एटीक के बीच में जो बॉडी दिख रही है वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी वहां पे मिली और उस एटीक के दोनों तरफ कुछ एक बड़ा कमरा बना हुआ था जिसमें बहुत सारे सामान, कपड़े और रहने का उसमें इंतजाम था। बाकी जो 3-4 चैम्बर्स थे उसमें कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे, इवन एटीक में भी पुराने सामान पड़े हुए थे। नेक्स्ट, उसके बाद हमने जो लोकेशन से डीवीआर, फोन, सिम्स, आर्म्स, एम्युनिशन सब एफएसएल, तो एक न्यू दिल्ली, किसी को चंडीगढ़ और किसी को श्रीनगर भेजा गया उसके फर्दर एनालिसिस के लिए। और जब वहां से हमें आईओ कॉपी मिली, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। इस बीच थोड़ा सा देर जरूर लगा, मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली से जो हमारे पास आईओ कॉपी रिटर्न की गई है उसके बेस पे मैं आपके सामने मुखातिब हूं और इसको लेने में हमें वेट करना पड़ा, अदरवाइज अगर हमारे पास पहले आता मैं शायद आपसे पहले ही मुखातिब होता। नेक्स्ट, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी मैं आपके सामने इसमें लिंक पे मैंने रखा हुआ है जो आपके लिए मैं दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट आ जाए। ये तमाम विटनेसेस और एविडेंसेस करने के बाद हम लोग कुछ अहम विटनेसेस को भी ढूंढ पाए जो उस पूरे वाकये के चश्मदीद गवाह थे। साथ ही साथ कुछ लिंकेजेस हमें बांडीपुरा तक ले गई और बांडीपुरा में भी कई हमारे विटनेसेस मिले जिन्होंने इस केस पे अहम प्रकाश सुराग डाला, उसको बताया। लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं श्रीनगर में हमारे पास कौन कौन से विटनेसेस थे। सबसे पहले 14 नवंबर को शाम कोई 6 बजे का वक्त होगा जब हमारे जोनल एसपी के पीएसओस पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो हमारे जवान जिसको गोली लगी और वो बच गए और उसके साथ जो उसका साथी था जिसने उस एफटी को यानी फॉरेन टेररिस्ट को बड़ी क्लोज देखा था, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हैदरपुरा में जो मारा गया है वही वो फॉरेन टेररिस्ट था जिसने उसको टारगेट किया। क्लियरली उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 3 ऐसे विटनेसेस जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड विटनेस ए, प्रोटेक्टेड विटनेस बी और प्रोटेक्टेड विटनेस सी के तौर पे दिखा रहे हैं। वो तीनों उस बिल्डिंग से और उस लोकेलिटी से डॉक्टर मुदस्सिर गुल से काफी उनकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है और उन्होंने इस बात की तस्लीम किया है और उसका भी उन्होंने बयान भी दिया है कि उस बिल्डिंग में वही सेम वो व्यक्ति पिछले 1 महीनों से रहता था। उस बिल्डिंग में कभी घूमता हुआ कभी बाहर की तरफ आता था, कभी बातचीत वैसे शांत रहता था, फोन पे काफी बातचीत किया करता था और उसकी जबान ना तो कश्मीरी थी ना ही वो डोगरी बोल पाता था। वो उसकी जबान जब इन्होंने सुना उसके बेस पे इन्होंने कहा कि कोई ये बाहर का होगा, फॉरेन उसका एंगल उसको लग रहा था। इन्होंने उस फॉरेन टेररिस्ट को कई बार डॉक्टर मुदस्सिर गुल की गाड़ी में भी देखा श्रीनगर में घूमते हुए। ये भी विटनेस हमारे पास है। उसके बाद इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो उस समय ऑपरेशन के साइट पे अवेलेबल थे, उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि पुलिस ने किसी तरह का कोई बदसलूकी हमारे साथ नहीं किया या कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सबके ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स हमारे पास दर्ज हैं। अभी हम बांडीपुरा लिंक पे चलेंगे। जब हमें आमिर मागरे का लिंक बांडीपुरा से मिला, फिर हम लोग बांडीपुरा की तरफ हमारी टीम गई जिसे मैं लीड कर रहा था। उसमें सबसे पहले जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस 1 लिख रहे हैं, ये आमिर का बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया कि 15 तारीख को ही सुबह कोई 10 सवा 10 बजे आमिर ने फोन पे एक फोटो भेजा था। वो फोटो में मैं आगे शेयर करूंगा। उस फोटो में आमिर अपने आप को एक पिस्टल के साथ रखे हुए हैं और फोटो उसके फोन पे। इसने पूछा कि क्यों भेजे, बोला कि मुझे भेजना नहीं था, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए मैंने भेजा।
और उसके बाद हालांकि उसका चेहरा स्टिकर से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारा विटनेस है वो आमिर के इतना क्लोज है लंबे समय से, वो सीधे सीधे उसकी पहचान करता है कि ये आमिर ही है। विटनेस नंबर 2, जिसे प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 2 कहते हैं, इन्होंने इस बात की पहचान की है कि आमिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल के यहाँ काम किया करता था। वो बताता तो रहता था कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इन पे आमिर प्रेशर डालता था कि बांडीपुरा में मुझे एक ऐसा घर दिलवाइए जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो। आमिर बांडीपुरा में एक घर भी ढूंढ रहा था जो सेफ हो और सिक्योर हो। विटनेस प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 3, इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई उर्फ सकलैन उर्फ छोटू उर्फ माज को आबिद और आजाद के साथ उसी घर में देखा था जिस घर में सितंबर 2021 में आबिद और आजाद मारे गए थे, और उन्होंने इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी देने की पेशकश की है, और ऐसे तो पहचानते भी हैं, तो हमारे पोटेंशियल विटनेस है। उसके बाद आमिर के ही दोस्तों से जिन्होंने वहां पे पढ़ाई की थी उनके साथ उनका स्टेटमेंट लिया गया। उन्होंने कहा कि आमिर का व्यवहार जब अपने इंस्टीट्यूट में इनडिसिप्लिन बॉय की तरह हमेशा रहा, वो कभी भी समय पर छुट्टी से घर नहीं लौटा, टाइम पे जो वाबस्तगी वो जामिया रहीमिया दारुल उल रहीमिया जो देवबंद का एक स्कूल है वहां पे पढ़ाई किया करता था, वो आलिमियत की डिग्री लेने गया था। वहां के उसके दोस्तों ने आमिर के व्यवहार में काफी चेंज और वो थोड़ा सा केयरलेस जैसा लड़का होने की रिपोर्ट की। उनके टीचर से हमारी बात हुई, टीचर ने बताया कि हमेशा आमिर से उनकी लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा, उनको कभी बोलते थे कि तुम उठो टाइम पे नमाज से, कुछ ऐसी चीजें, उसको वो मानता नहीं था। इवन कि 2018 में एग्जाम देने के बाद उसने डिग्री लेना भी नहीं समझा कि आके डिग्री ले, और बिना बताए इंस्टीट्यूट से 2018 से आमिर गायब था। दोस्त ने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि आमिर जब पहले रहता था तो वो सिगरेट विगरेट कुछ ऐसा नहीं पीता था फिर भी, लेकिन इस साल वो मिला 2-3 महीना पहले तो उसके व्यवहार में काफी चेंज आ गया था, सिगरेट विगरेट खूब पीना शुरू कर दिया था और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो इस हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से जो कुछ अभी तक इस हवाले से तफ्तीश हुई है उस हवाले से जिक्र कर रहे थे, लेकिन नटशल में उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर मुदस्सिर जो इस झड़प में मारा जा चुका है, उनका मानना है कि उसके ताल्लुकात आमिर जो के मिलिटेंट थे और साथ ही साथ जो फॉरेन मिलिटेंट उसमें था उसके साथ उसके रवाबित जो है इब्तिदाई इस इन्वेस्टिगेशन से मालूम हो रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर खट्टर सरकार की काबीना में तौसी हो रही है और इस तौसी के तहत नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उन्हीं के लिए आज यहां पर हलफबरदारी की एक तकरीब हो रही है। तो इस तरह से इस तौसी के तहत जिन नए लोगों को आज ओहदे और राजदारी का हल्फ दिया जा रहा है उसी तकरीब के हवाले से जो विजुअल्स है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप मुझे दीजिए इजाजत। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और भाजपा और जेजेपी विधायक कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली ने शपथ ली है और एक बड़ा तोहफा नए साल से पहले 2 मंत्रियों को दिया गया है। आपको बता दें विभागों में फेरबदल होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही अन्य मंत्रियों के विभागों में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा। भाजपा कोटे के मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर की रुख करते हैं। जानकारी आपको